आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी-कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांक शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांक अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। Good evening, everyone. Am I audible? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ सभी को? Show me the thumb. Yes, okay. ये वेबिनार हम हर वेडनेसडे को करते हैं, हर 15 दिन में शाम को 4 से 5 बजे। इसके उपरांत हम क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। डॉक्टर साहब पर्सनल कंसल्टिंग भी करते हैं। इनका क्लिनिक द्वारिका क्लिनिक के नाम से प्रख्यात है और वो शिवरन्नी पे है। आप कभी भी उनकी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस। आज का वेबिनार का ये 5th टॉपिक है जो कि ओबेसिटी एंड डायबिटीज के ऊपर है। और हम इतने जो डॉक्टर साहब ने ये लिस्ट दिखाई है पीपीटी में वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और आज का जो है 3 तारीख का वो है ओबेसिटी एंड डायबिटीज। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी एंड लिवर प्रॉब्लम्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। तो आप जिनको भी ये तकलीफ हो प्लीज ये फॉरवर्ड कीजिएगा मैसेज ताकि उनको फायदा मिल सके। यस
सूक्ष्म में डॉक्टर अविनाश टांग के बारे में बताना चाहूंगी कि he is practicing since 2009 and also worked at Asian Bariatrics, Shalby Hospitals and Dwarika Clinic right now. He is also a recipient of international awards like Japan Surgical Society, World Congress of Cancer, Spain, European Association, United European Gastrology Federation of London. He is also awarded by Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Nitin Bhai Patel. And today's seminar is about obesity and diabetes. So आप अपने नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स, फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं आज के ये सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज डायबिटीज इंडिया का कैपिटल डिजीज माना गया है और हो चुका है, इसलिए आपके कोई भी निकट संबंधी हो, आप उनको फोन करके बुला सकते हैं ये चीज अटेंड करने के लिए। इसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। आई वेलकम डॉक्टर साहब टू। थैंक यू भाभी जी फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार। आज के वेबिनार की 5th सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी और डायबिटीज। आवाज नहीं है इधर, आवाज नहीं है। हम ओबेसिटी और डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। Power on. Bluetooth mode. तो डायबिटीज क्या है, किस तरह की होती है, इसका अपने हेल्थ पे क्या असर है, डायबिटीज और ओबेसिटी में क्या रिलेशन है, डायबिटीज जांच करने का मॉर्निंग का नया टेस्ट क्या है, नया ट्रीटमेंट क्या है, और हम डायबिटीज और ओबेसिटी से दूर कैसे रह सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो ओबेसिटी का मीन्स अपने शरीर में एक्सेस फैट का इकट्ठा होना इज ओबेसिटी, और इसका सिंपल कारण है अपना इनटेक इन टर्म्स ऑफ फूड की तरह से अपना इनटेक ज्यादा हो, लेकिन अपना एक्सपेंस इन टर्म ऑफ एक्सरसाइज जब कम होता है तो जो भी एक्सेस कैलोरी इनटेक लेते हैं उसका एक्सेस पार्ट बॉडी में फैट के रूप में जमा होता है, और इसे ही ओबेसिटी कहते हैं। यूजुअली जो फैट एक्सेस होता है वो धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होता है। ये जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये साइड व्यू है, ये फ्रंट साइड है। तो नॉर्मली अपने शरीर में थोड़ा सा फैट जरूर होता है, कुछ इंटेस्टाइन के पास होता है और कुछ बैक साइड में भी होता है, लेकिन जैसे जैसे वेट गेन होने लगता है तो फैट का डिपॉजिट बढ़ने लगता है। आप देख रहे हैं इसके नीचे फैट बढ़ रही है, लीवर इंटेस्टाइन के सराउंडिंग बढ़ रही है और बैक में भी बढ़ रही है, और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और पेट के चारों ओर, इंटेस्टाइन लिवर के चारों ओर ये ज्यादा जमा हो जाती है। इट मीन्स अपने को ओबेसिटी होने लग गई है अभी ये। और ओबेसिटी से कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसा कि हम अपने फर्स्ट और सेकंड सीरीज में डिटेल से डिस्कस भी किया था। मैं ब्रीफली फिर बताना चाह रहा हूँ, अपने शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज ओबेसिटी से होता है, हेड टू टो। आप सिर से देखेंगे तो माइग्रेन का होना, स्ट्रोक की तकलीफ होना, हार्ट की तकलीफ होना, डायबिटीज का होना, आज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर की तकलीफ आना, लंग्स की तकलीफ, अस्थमा की तकलीफ आना, लिवर की तकलीफ होना, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें डिस्कस और डिटेल में करेंगे। इन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। ये दोनों टॉपिक हमने प्रीवियस वेबिनार्स में हमने कवर किया है, आप लिंक देखेंगे तो आप वापस वो जानकारी ले सकते हैं। पेनक्रियाज की तकलीफ भी इन लोगों में ज्यादा होती है। ओवरवेट की वजह से शरीर पे वेट ज्यादा होता है, इसकी वजह से डिस्क का प्रॉब्लम, स्पाइन कॉर्ड का पेन और जॉइंट्स पेन की संभावना ज्यादा हो जाती है। यूरिन पे कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम भी कॉमन लोगों में देखने को मिलती है। यंग गर्ल्स में और यंग फीमेल्स में कई सारी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, जिसके बारे में अगले आने वाले सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ओबेसिटी से कैंसर भी होता है। ये शायद काफी कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कैंसर का उभरता हुआ कारण ओबेसिटी और एक्सेस वेट है, और कुछ लोग में गाउट और स्किन की प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह से ओबेसिटी लगभग शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं ओबेसिटी डायबिटीज के बारे में, इनका रिलेशन क्या है, कैसे तकलीफ होती है ये। तो डायबिटीज क्या है, हमने इसमें काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, नियर 400 पीपल ने रजिस्ट्रेशन किया है, और काफी लोगों ने सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, हम उनके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ उसके।
तो काफी लोगों के क्वेश्चन के जवाब इस वेबिनार के थ्रू आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज का मीन ये है अपने शरीर में शुगर का लेवल, यानी ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा होना, वो डायबिटीज है। नॉर्मली हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने का डाइजेशन होता है, और जो अपना खाना स्पेशली कार्ब्स या फूड जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट होते हैं, और ये ग्लूकोज फिर ब्लड में एंटर होता है और ब्लड के थ्रू वो शरीर की कोशिकाओं में सेल्स के अंदर पहुंचता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये बहुत ही माइक्रो मैकेनिज्म है, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड भगवान की तरह से प्रोसेस चलता है ये। अब इस ग्लूकोज को डाइजेशन के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं ये। अब ये इंसुलिन पेनक्रियास से बनता है, और पेनक्रियास से बनने वाला इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है। इस तरह से नॉर्मली सेल का डाइजेशन प्रोसेस शुरू फिनिश होता है ये। अब अगर पेनक्रियास से इंसुलिन बनने की प्रोसेस या इंसुलिन के सेल्स का काम करने की प्रोसेस में किसी भी तरीके से रुकावट आती है, तो अपना इंसुलिन शुगर का लेवल को कम नहीं कर पाएगा। इस वजह से ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा और इसी को डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज और ओबेसिटी में काफी डायरेक्ट लिंक है, जो आज मैं भी कुछ आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। यहाँ मैंने पेनक्रियास ऑर्गन का नाम लिया है, जिसका काफी क्रूशियल रोल है डायबिटीज के कंट्रोल में, क्योंकि पेनक्रियास से ही इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। पेनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने शरीर में इंसुलिन बनाता है, और साथ ही में डायबिटीज कंट्रोल करने में इंटेस्टाइन से नए हार्मोन का भी डेवलपमेंट होता है, रिलीज होते हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है, लेकिन इसके अलावा इन पिछले 20 इयर्स में नई रिसर्च से पता चला है कि इंसुलिन के अलावा भी कई सारे मोर देन 20 हार्मोन्स ऐसे हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, और उन्हीं को फोकस करके नया ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड हो रहा है। और कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी एक कारण है डायबिटीज का। फैमिलीज के काफी लोगों में डायबिटीज होती है। इसका कारण यही है कि लोगों में जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो, जेनेटिक वजह से ये डायबिटीज फैमिली में रन करती है। जैसा कि मैंने बताया, पेनक्रियास ऐसा ऑर्गन है जो अपने शरीर में इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन हाउस है। अगर पेनक्रियास ढंग से काम ना करे तो इसका मतलब होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ब्लड शुगर का लेवल नहीं आएगा, इस तरह से हमें डायबिटीज होने की संभावना है। पेनक्रियास का नॉर्मल रहना जरूरी है। पेनक्रियास अगर किसी भी बीमारी से खराब हो रहा हो, या उसमें स्वेलिंग आती है या स्वादुपिंड में स्वेलिंग आती है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज आती है, पेनक्रियास फंक्शन कंप्रोमाइज होते हैं। और जब पेनक्रियाटिस आती है तो डायबिटीज भी होती है, और साथ में पेनक्रियाटिस की वजह से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और रिकवरी भी काफी देर से होती है। तो पेनक्रियास का डायरेक्ट रोल है डायबिटीज को कंट्रोल में करने में। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाके डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक बार आप सोचिए, अगर पेनक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा या नहीं हो रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा, और ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। तो ऐसी बीमारियां हैं जो पेनक्रियास को डैमेज करती है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और वो पेनक्रियास की सेल्स जो इंसुलिन बनाती है वो हम बीटा सेल के नाम से कहते हैं। तो बीटा सेल का नुकसान होने से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है और डायबिटीज होती है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जरूरत से कम हो रहा है, तो इंसुलिन का लेवल कम है, इसलिए वो दिक्कत आ सकती है। इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से शुगर का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी संभावना है कि इंसुलिन सेल्स पे जाकर के काम नहीं कर पा रही है, यानी इंसुलिन को कोशिकाओं के लेवल पे जाके काम करने से रोका जा रहा है। यानी कुछ अलग तरीके के हार्मोन्स या होंगे जो इसको काम से रोकते हैं, उस वजह से भी इंसुलिन काम नहीं करती है। और ये दो रीजन है ओवरवेट लोगों में ये प्रॉब्लम होने की वजह से डायबिटीज होती है। सो डायबिटीज टाइप 1 मीन्स
इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वो है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन काफी कम होता है, हो रहा है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही है। और गेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से इंसुलिन के फंक्शन प्रॉपर नहीं होते हैं, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो या इंसुलिन का काम नहीं कर पा रही हो, सेल्स पे काम नहीं हो पा रही हो, इस वजह से डायबिटीज आती है। तो इस इंसुलिन का लेवल जब शरीर में ज्यादा होता है और इंसुलिन काम नहीं करती है, उसको हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं ये। और ये इसकी वजह से वेट गेन होता है, वेट गेन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, जिसका फिजिकल एक्टिविटी कम होता है उनमें भी ये चांस ज्यादा होते हैं ये। और जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो रहता है तो शुगर का लेवल, इंसुलिन जब काम नहीं करेगा और शुगर का लेवल ज्यादा रहता है तो एक्सेस शुगर का लेवल इन्हीं पेनक्रियाज की बीटा सेल को, जो सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से अनकंट्रोल शुगर भी खुद भी पेनक्रियाज को डैमेज करता है और जिसकी वजह से बीटा सेल का फंक्शन कम होता है, ग्लूकोज लेवल में चेंज आता है और धीरे धीरे डायबिटीज सामने आती है। और अगर ये शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, अगर अपन ध्यान नहीं दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो ये डैमेज ज्यादा होकर के बाद में डायबिटीज के रूप में फुल ब्लोन डायबिटीज सामने आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि अभी अपने यहाँ हर 4th पर्सन ओवरवेट है। हम लोगों ने ओवरवेट को एक कॉमन टेंडेंसी एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये चिंता वाली बात है। और जो लोग डायबिटीज हैं उनमें करीब 70% लोग ओवरवेट है। तो आप समझ रहे हैं कि लगभग 70% ओवरवेट लोगों में डायबिटीज होती है, या डायबिटीज के लोग 7% ओवरवेट होते हैं। ये जो पिक्चर शायद आप रीड ना कर पा रहे हो, इसका मैसेज यही है कि अभी चाइना सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के अंदर भी, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान पॉपुलेशन के साथ साथ डायबिटीज के केस में नंबर 1 बन जाएगा और अपने यहाँ काफी ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट बनेंगे। अभी गुजरात डायबिटिक कैपिटल मानी जाती है, बाद में इंडिया डायबिटिक वर्ल्ड कंट्री माना जाए। ये अचीवमेंट अच्छा नहीं है, ये चिंता वाली बात है। अगर अपन हेल्दी रहें, कुछ अच्छे अचीवमेंट करें तो अपने अचीवमेंट है, पर डायबिटीज में नंबर 1 बनना ये अच्छी बात नहीं है। और इसी बात में जागरूक करने के लिए हम ये सेमिनार की सीरीज शुरू करी है। ये डायबिटीज और ओबेसिटी में इंटर रिलेशन है, जैसा मैंने आपको हाईलाइट किया। मेडिकली हम इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसमें 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेंट्रल ओबेसिटी, इसमें अपने इंडियंस लोगों के अंदर पेट ज्यादा मोटा होता है, बाकी अपना फेस है, टमी है, पेट है, फेस और थाई लेग है, उसमें इतना मोटापा नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टमीसिटी, सिर्फ पेट का भाग आगे आता है। और ये फर्स्ट इंडिकेटर है कि अपन ओवरवेट हो रहे हैं, अपने में डायबिटीज आने के लक्षण आने की संभावना है। ये इन लोगों का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो सेकंड कंपोनेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। थर्ड फीचर है इनका कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड के लेवल ज्यादा होना। और इन वजह से इंसुलिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है और इसी को ही इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं। और यही एक डायबिटीज और ओबेसिटी का इंटरलिंक की वजह से तो ये सब डिजीज मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती है और ये सब एक साथ जुड़ी हुई है। ओबेसिटी और डायबिटीज अगर दोनों एक साथ हैं तो इससे शरीर में क्या नुकसान होता है, ये आप इस स्लाइड से समझेंगे। यूजुअली डायबिटीज को हम स्वीट पॉइजन के नाम से कहते हैं। ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है जो अंदर ही अंदर अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो अपने सेल्स को डैमेज करती है, अपनी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, अपने नर्व्स को, नस को, जो दर्द की नसें होती हैं उनको भी डैमेज करती है। तो अगर ये ब्लड वेसल्स जो अपने शरीर के हार्ट से ब्लड को अपने पूरे शरीर में लेके जाती है, उनको डैमेज करना शुरू करती है और धीरे धीरे उनमें कोलेस्ट्रॉल के साथ होने की वजह से उनमें ब्लॉकेज आने लगता है। तो डायबिटीज जो ओबेस लोगों में ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएगा कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ हो सकता है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज करती है, इसी तरह से डायबिटीज भी शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज करती है। तो अब देखिएगा, अगर
ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉकेज होगा तो उसे पैरालिसिस आ जाता है, ब्रेन हेमरेज होना कॉमन देखा जाता है, उसे पैरालिसिस संभावना होती है। अगर आईज की वेसल्स में ब्लॉकेज हो, रेटाइनल वेसल्स में ब्लॉकेज हो तो ब्लाइंडनेस, अंधापन आता है। आम भाषा में पर्दा खराब हो गया है, ये पर्दे की तकलीफ आती है। अगर इंटेस्टाइन में की वेसल्स में ब्लॉकेज हो तो जैसे हार्ट का ब्लॉकेज होता है, ठीक उसी तरीके से इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज होता है और काफी सीवियर पेन होता है और इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कभी कि इंटेस्टाइन खराब हो जाती है, सड़ जाती है, जिसे हम नेक्रोसिस और गैंग्रीन कहते हैं, और इमरजेंसी सर्जरी करके उसको हटाना होता है। अगर किडनी पे डैमेज होता है ब्लॉकेज की वजह से तो किडनी पे डैमेज होने लगती है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिनका किडनी खराब होता है उनमें दो दुश्मन होते हैं, एक डायबिटीज, दूसरा ब्लड प्रेशर। ये दोनों ही किडनी को डैमेज करती हैं और उसका अंडरलाइन कारण कि किडनी की वेसल्स में ब्लॉकेज आना शुरू होता है डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये और ऐसे ब्लॉकेज अगर अपने पैरों की वेसल्स में आने लगे तो अपने को पैरों में डैमेज होने लगता है, जिसको फुट अल्सर बोलते हैं, फुट गैंग्रीन बोलते हैं। और कुछ लोगों को अपना पैर का एम्पुटेशन है, पैर कटवाना पड़ता है ताकि वो अपना जीवन जी सके, लेकिन बिना पैर के। तो इस तरह से ओबेसिटी और डायबिटीज का अपने शरीर पे काफी बर्डन है, और ये बर्डन शरीर के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। हम जब बीमार होंगे तो हमारे का इलाज के लिए खर्चा ज्यादा होगा। खर्चा ही नहीं, हमारी काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और हमारी ही नहीं, घर के 1% के नहीं, घर के 3 या 4 मेंबर पे भी उसका इम्पेक्ट आता है। सो इस तरह से फाइनेंस के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कंप्रोमाइज होती है। तो ये थे ओबेसिटी डायबिटीज में लिंक और उसके इम्पेक्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए नया टेस्ट आया है जिसे ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये टेस्ट न केवल डायग्नोज करने में हेल्पफुल है बल्कि ये अपनी अच्छी मॉनिटरिंग करने में भी गाइड होता है। ये मैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जब रूटीन ब्लड शुगर चेक कराते हैं फास्टिंग का और खाना खाने के बाद का, तो वो यूं तो पूरे महीने में 25 डेज तक मिठाई खाते रहेंगे, लेकिन जब ब्लड टेस्ट कराने की बात आती है तब वो अपना शुगर का इंटेक कम कर लेते हैं, वो सेल्फ मैनिपुलेशन करते हैं। और जब फिर उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, डॉक्टर साहब देखेंगे रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अच्छी बात है, और फिर धीरे धीरे से मीठा खाना शुरू हो जाता है। फिर टेस्टिंग का समय, उससे पहले अपन मीठा खाना कम करते हैं और ब्लड रिपोर्ट जो आती है इस तरह से होती है। लेकिन HbA1c टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें पिछले 3 महीने में आपका शुगर का लेवल कैसा रहा है, चाहे आपने घर के मेंबर से बिना बताए छुप के मिठाई खाई हो, स्वीट खाई हो, तो भी उसका रिपोर्ट इस टेस्ट से पता चलता है। तो ये टेस्ट रूटीन ब्लड टेस्ट के साथ में करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर का लेवल कैसा रहा है। तो ये डायग्नोसिस के साथ साथ मॉनिटरिंग लेवल भी अच्छा बताता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट को करने के लिए फास्टिंग भूखे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये नया टेस्ट है, अगर आप डायबिटीज हैं तो आप ये टेस्ट भी जरूर करवाएं। हम अधिकांश मेडिकल डॉक्टर्स इस टेस्ट की एडवाइस देते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें ये टेस्ट हर 3 महीने से करवाना, रिपीट करना चाहिए, ताकि अपन को आइडिया रहेगा कि अपने शुगर का लेवल का कंट्रोल अब किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। अगर शुगर का लेवल कंट्रोल ढंग से नहीं आ रहा है तो ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन डॉक्टर से करवा के आप अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये नॉर्मली HbA1c का लेवल 6.5 से कम होना चाहिए। अगर 6.5 से कम है तो आप डायबिटीज नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आने लगे तो आप डायबिटीज की कैटेगरी में आने लगते हैं। और जब मेडिसिन दी जाती है, ट्रीटमेंट करा जाता है, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आपका लेवल कैसा है। अगर आपका लेवल दवाई देने के बाद, इंसुलिन टेबलेट देने के बाद, आपकी पूरी केयर के बाद में भी अगर 7.5 रहता है, इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड नहीं है, ये पुअरली कंट्रोल है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलके और अच्छा कंट्रोल की सलाह लेनी चाहिए। और अधिकांश लोग में आपको खुद को डॉक्टर के बताए हुए तरीकों को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका डायबिटिक है, आपका शुगर HbA1c लेवल 7 से नीचे रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल माना जाता है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट आप सब जानते हैं कि जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट टाइम डायग्नोज होने के बाद में कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और जिसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, डाइट पे कंट्रोल, डाइट का मॉडिफिकेशन हो, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और ये अपने लिए फर्स्ट अलार्म है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस अलार्म के बाद में एक्टिव होना शुरू करते हैं। ये
अगर उससे कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर मेडिसिन यूज करी जाती है, जो टेबलेट हो सकती है या इंसुलिन हो सकती है, या कुछ लोगों में दोनों साथ में भी हो सकती है। तो इस तरीके से डायबिटीज ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल और मेडिसिन के साथ में किया जाता है, और यही ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यही सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ लोगों में इसके रिजल्ट उम्मीद के जैसे नहीं होते हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसके लिए डॉक्टर्स आपको काउंसलिंग करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उसका कंप्लायंस पेशेंट के एंड से देखे तो काफी अच्छा नहीं होता है। और मैं आपको एक इंटरनेशनल स्टडी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें नियरली 7000 पार्टिसिपेंट्स का स्टडी किया गया था कि जो लोग ओवरवेट थे या ओबेस थे और उनमें डायबिटीज थी। तो उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को 12 महीने तक यानी 1 साल तक लगातार फॉलो किया, तो उसमें रिजल्ट कितना अच्छा मिला। और मैं ये कहना चाहूंगा इतनी अच्छी स्टडी के अंदर भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं, खराब रिजल्ट मिला है, यानी सिर्फ 5% से भी कम वजन कम हुआ है उनका। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि लोग इसको सिंसियरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जितना टारगेट अचीव करना था वजन कम करने का वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मेन मकसद होता है कि अपना वजन कम हो, वेट कम हो, और वेट कम जब नहीं हो पाता है इसलिए डायबिटीज का कंट्रोल भी अच्छे से नहीं आता है। तो जहां हम एक तरफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, वहां दूसरी तरफ इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जो भी डॉक्टर सलाह दे उसका आप बहुत अच्छी सिंसियरिटी के साथ उसको फॉलो करें, एग्जीक्यूट करें, और आप विश्वास करिएगा लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करने से आपका शुगर का लेवल कंट्रोल जल्दी आएगा, लंबे समय तक अच्छे से कंट्रोल रहेगा। और जब ये कंट्रोल अच्छे से नहीं रहेगा तो आपको डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताए थे उनकी आने की पूरी संभावनाएं हैं आने वाले सालों में। दूसरा, हम डायबिटीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं ये, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी शुगर कंट्रोल सब लोगों में नहीं हो पाता है, जिसका एक कारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रॉपर ढंग से हो वो नहीं हो पाता है। डायबिटीज का मेडिसिन सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल में करता है। इसका मतलब ये कि हमें रोज डायबिटीज की मेडिसिन लेनी होती है, और हम किसी वजह से अगर एक दिन या एक समय का मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो यानी डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, लेकिन ये क्योर नहीं करता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने आज डायबिटीज की मेडिसिन ले ली है तो हमें दोबारा कल परसों बाद में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो क्योर नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, और अच्छे कंट्रोल के लिए मेडिसिन लेना जरूरी है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि डायबिटीज को कंट्रोल होने के बाद भी या तो उनका कंट्रोल अच्छे से नहीं आ रहा है, या कंट्रोल है लेकिन फिर भी उनके अंदर के ऑर्गन्स में डैमेज कंटिन्यू हो रहा है। और डैमेज जैसे मैंने बताया, ब्रेन को डैमेज हो रहा है, आई को डैमेज हो रहा है, हार्ट को डैमेज हो रहा है, किडनी को डैमेज हो रहा है, लेग में डैमेज हो रहा है, वो कंटिन्यू प्रोग्रेस करता है ये। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट हमें लाइफ लॉन्ग लेना होता है। ये सब करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता है। बेस्ट एफर्ट देने के बाद पेशेंट अपना बेस्ट एफर्ट दे, डॉक्टर्स बेस्ट मेडिसिन यूज करें, कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज करें, फिर भी नहीं आ पाता है, तो उसके बाद क्या कोई ऑप्शन है? मैं आपसे पूछना चाहूं, मुझे उम्मीद है ये सवाल आप मेरे से पूछना चाहेंगे, लेकिन आज के वेबिनार का एक सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि ऐसे लोग जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है उनके लिए नया ऑप्शन अब अवेलेबल है। ये नया ऑप्शन है डायबिटीज सर्जरी। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि सर्जरी करने के बाद में डायबिटीज विदिन 24 आवर्स में, विदिन 48 आवर्स में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। आप सरप्राइज ना हो, रिजल्ट जरूर सरप्राइज वाला है, लेकिन ये रिजल्ट भी रियलिटी वाला रिजल्ट है। और ये रिजल्ट वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं, वैलिडेट किए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, और सारे कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्टिनेंट में इसके रिजल्ट देखे गए हैं। ये तो ये बड़ा ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। और डायबिटिक सर्जरी में जैसा आप जानते हैं इसमें बाईपास सर्जरी करी जाती है, इंटेस्टाइन को छोटा करा जाता है, और ये सब करने की वजह से इंटेस्टाइन के हार्मोन में पॉजिटिव चेंज आता है। जिन हार्मोन का जिक्र मैंने पहले किया था वो हार्मोन का चेंज सिर्फ सर्जरी करने के बाद में आता है,
और इस हार्मोन के पॉजिटिव रेस्पॉन्स की वजह से शुगर का लेवल कंट्रोल में आता है। और फिर बताना चाह रहा हूं कि यहाँ अपने वजन कम नहीं हुआ अभी तक, बिना वजन कम करे इंटेस्टाइन के हार्मोन के लेवल में पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने की वजह से सर्जरी के बाद शुगर का लेवल नॉर्मल आता है और उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। और आप देखेंगे सर्जरी के बाद रिजल्ट 70 से 90% तक रिजल्ट आता है। इन लोगों को डायबिटीज मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और रिजल्ट्स 10 साल तक 15 साल तक अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो इट मीन्स एक तरह से ये सर्जरी द्वारा डायबिटीज को क्योर करने का नया तरीका है जो काफी इफेक्टिव है और ये तरीका सेफ है। डायबिटीज सर्जरी में रिस्क, यस, हम सर्जरी के नाम पे जानते हैं थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर शुगर अनकंट्रोल रहेगा तो आप मेरा पहला स्लाइड को याद करिएगा कि अपने ऑर्गन्स में किन किन को डैमेज होने वाला है, उन डैमेज को बचाना है, इतने सारे बेनिफिट लेने हैं। उन कंपैरिजन में सर्जरी का रिस्क काफी नेग्लिजिबल है। ये सर्जरी कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी आप कॉस्ट फिर कंपैरिजन करने के लिए आप जो लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप उसका ट्रीटमेंट ऐड करिएगा। उस ट्रीटमेंट कंपैरिजन में अगर आप सर्जरी कॉस्ट एनालाइज करेंगे तो ये ट्रीटमेंट काफी सस्ता माना गया है और इसमें भी कई सारी स्टडीज हुई है और जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ये मेडिकली ऑथेंटिक और रेपुटेड स्टडीज हैं जिसमें माना गया है कि सर्जरी इज ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अगर वेट लॉस सर्जरी कोई करवाता है और उसको डायबिटीज अगर नहीं है तो उसको डायबिटीज आने के चांस भी कम हो जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, जैसा मैंने शुरू में भी डिस्कस किया है कि ओबेज लोग में डायबिटीज आने के काफी ज्यादा चांस हैं। लेकिन अगर वो लोग ओबेज हैं, वो अपना अगर वेट कम करते हैं, वेट चाहे आप डाइट से करें या सर्जरी से करें, तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज आने के चांस नहीं रहेंगे। और इसकी भी अच्छी स्टडी पब्लिश हुई है, में देखा गया है कि 10 ईयर्स तक रिजल्ट देखा गया है। अब तो 14 ईयर और 20 ईयर तक के रिजल्ट आए हैं कि सर्जरी के बाद इन लोगों में डायबिटीज नहीं आता है। तो ये भी एक सर्जरी का फायदा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि किन लोगों को ये सर्जरी करानी चाहिए। इसके वेबिनार में काफी डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैंने स्लाइड्स ये डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए रखा है कि ये सर्जरी इंडिकेटेड है सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का हम लेबल करते हैं कि इसमें डायबिटीज का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनमें बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इसके लिए हम एज ए डॉक्टर ये देखते हैं कि पेनक्रियाज का बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाता है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल होता है तो इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। और उस बीटा फंक्शन के पेनक्रियाज के फंक्शन को असेस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं जिसमें सीरोन इंसुलिन का लेवल होता है और साथ में सी पेप्टाइड्स के लेवल होते हैं। अगर बीटा सेल का फंक्शन नॉर्मल है तो ये पेशेंट में रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये अगर पेशेंट पॉइंट से कहूँ तो सर्जरी किसको करानी चाहिए, जिसका ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहता है, उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को पूरे मन भाव से उन्होंने फॉलो किया लेकिन वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेडिसिन भी ली, मल्टीपल मेडिसिन यूज करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उनका ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल 7.5 से ज्यादा रह रहा है, काफी लंबे समय तक 3 मंथ 6 मंथ तक लगातार रह रहा है, तो उनको सर्जरी की जरूरत है। या जो लोग जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ये हाइट और वेट का रेशियो होता है, अगर ये 32.5 से ज्यादा है स्पेशली इंडियन लोगों में और वो डायबिटीज हैं यानी डायबिटिक इंडियन पर्सन और जिनका बीएमआई 32.5 से ज्यादा है वो लोगों में भी डायबिटिक सर्जरी करानी चाहिए। और एक क्रूड कह सकते हैं कि जिनका वेस्ट का डायमीटर 90 सेंटीमीटर हो मेल में और 80 सेंटीमीटर फीमेल में है तो इसका मतलब उनको ट्रंकल ओबेसिटी है, और जहां ट्रंकल ओबेसिटी होती है उनमें डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। तो इन लोगों को सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। ये हमारे मेडिकल क्राइटेरिया हैं, इनके आधार पर हम तय करते हैं कि पेशेंट का शुगर का लेवल कैसा चल रहा है ना, और क्या ये मेडिकली डायबिटीज सर्जरी के लिए क्वालिफाई करता है, फिर उनको सर्जरी की हम सलाह देते हैं। ये अगर सर्जरी हम जल्दी करवाएं, जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर अनकंट्रोल है, तो 2 अप्रोच होती है। एक कि क्या हम मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें मेडिसिन टेबलेट इंसुलिन का ज्यादा मेडिसिन देके यूज करें या हम सर्जरी कराएं। तो रिसेंटली एक स्टडी आई है जो पिछले 15 साल से इन लोगों को फॉलो करी है और उसका कंक्लूजन यही है कि अगर शुगर अनकंट्रोल है 3 to 6 मंथ तक
तो हमें डायबिटिक सर्जरी जल्दी करवाना चाहिए। और उसका कारण यह है कि अनकंट्रोल शुगर की वजह से, तो अनकंट्रोल शुगर है वो खुद भी पेनक्रियाज की बीटा सेल को डैमेज करता है। वो पेनक्रियाज की उन सेल को डैमेज करता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो जितने समय तक इंसुलिन शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा वो अपनी पेनक्रियाज को सेल्फ डैमेज करेगा। इसलिए ये सर्जरी जल्दी करानी चाहिए। जल्दी में अनकंट्रोल डायबिटीज का लेवल जब लगे डॉक्टर के अनकंट्रोल आ रही है तो हमें सर्जरी के लिए विचार करना चाहिए, उसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अभी मेडिकल साइंस में जो मैंने बताया कि जो इंडिकेशन था बीएमआई का 32.5 और डायबिटीज, ये इंडियन लोगों के लिए एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है, यूनिवर्स एक्सेप्टेड है। लेकिन अब धीरे धीरे डायबिटिक सर्जरी का ऑफर उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनका बीएमआई 30 से 35 32 के बीच में रहता है, क्योंकि इन लोगों का डायबिटीज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है। क्योंकि डायबिटिक सर्जरी सिर्फ बीएमआई बेस्ड ही नहीं है, ये गट हार्मोन के लेवल में चेंज लाती है। इसी वेट लॉस बेस्ड नहीं है, ये इंटेस्टाइन हार्मोन में बदलाव लाती है जिससे शुगर का लेवल बेटर होता है। इसलिए क्यों नहीं इन लोगों को भी इसका फायदा दिया जाए। इस पे रिसर्च चल रही है, काफी लोगों की सर्जरी इस कैटेगरी में भी हो रही हैं और धीरे धीरे इनके फेवर के रिजल्ट अभी आने लगे हैं। और मैं ये कहूंगा अभी इस ग्रुप के लिए स्टडी एक हमारे लिए इन्वेस्टिगेशनल स्टडी है, लेकिन जिनका बीएमआई 32.5 है और उनको डायबिटीज है उनको सर्जरी कराने का मन बना के रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया डायबिटीज का नया ट्रीटमेंट हो सकता है, और मुझे उम्मीद है काफी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, काफी लोगों को जानकारी पहली बार मिली है। ये नई चीज है, शायद हम नई चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगाते हैं, ये अपनी एक ह्यूमन की नेचर होती है। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे काफी सालों पहले अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील कार्ट यूज करते थे, अब समय के साथ हम फ्लाइट में जा रहे हैं, तो हमने फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट को एक्सेप्ट किया है, जबकि अपन जानते हैं कि फ्लाइट में रिस्क ज्यादा है, अगर एक्सीडेंट हो तो फ्लाइट से डेंजरस है, लेकिन वो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए फायदा ज्यादा करता है, इसलिए हमने एक्सेप्ट किया है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि रिस्क कितना ज्यादा है इसके अंदर, तो मैं रिस्क की बात ये कहता हूँ कि इसका बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है। इसी तरीके से हमने कम्युनिकेशन में चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। जहां कबूतर से चिट्ठियां जाया करती थी, आज वो अपने सारे स्मार्टफोन के थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, वाइबर के तो कम्युनिकेशन अपना हो रहा है। ये हमने इस चेंज को एक्सेप्ट किया है। इस तरह से अपन को नया ट्रीटमेंट आया है उसको जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हमें जल्दी फायदा मिले। बैंकिंग 20-30 ईयर पहले रिटर्न में बैंकिंग होती थी, नेट बैंकिंग पे लोगों को डाउट था कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी समझदारी की वजह से हम सेफ हैं। आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हम सेफली से काम करते हैं और धीरे धीरे हम कन्वेंशनल बैंकिंग से अब हम डिजिटल बैंकिंग पे जा रहे हैं। ये समय के साथ हम बदल रहे हैं, ये हमें फायदा दे रहा है। इसी तरह डायबिटीज का नया ट्रीटमेंट भी आप सभी को फायदा देने वाला ट्रीटमेंट है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम समाज के लोगों को इन बारे में जानकारी दें, नया ट्रीटमेंट क्या आ रहा है। मेरे इस वेबिनार का यही एम है कि जो जानकारी हमने आज आपको शेयर करी है आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। हम इसका लिंक भी आपको शेयर करेंगे, आप उनको शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है उसका हमें संपर्क करें। डाउट दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, बट आपको सही जानकारी मिले और सही जानकारी के आधार पर आप अपना ट्रीटमेंट सही करें और आप स्वस्थ रहे, यही हमारा एक मकसद है। और एक बहन जिनका वेट 110 kg, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन के सारी मेडिसिन लेती थी, तो फिजिशियन डॉक्टर ने बोला कि अब भाई बहन तुम्हारा डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन और इंसुलिन के बाद भी तुम्हारा वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अब तुम्हें सर्जरी में जाना चाहिए। और सर्जरी करने के बाद बहन का न कि वेट भी कम हुआ, इनका डायबिटीज भी कंट्रोल हुआ। आज वो बिना मेडिसिन के अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है। यही एक डायबिटिक सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम जब नई कार परचेज करते हैं तो हम कार का इंश्योरेंस उसी समय लेते हैं या कार का डैमेज होने के बाद में इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं? ये बात जरूर है कि अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से हमें कार परचेज करने के साथ मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर ये ऑप्शनल हो तो हम कब इंश्योरेंस लेना चाहेंगे? एक्सीडेंट होने के बाद में, ये एक्सीडेंट नहीं हो उससे पहले लेते हैं, ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो हमारे को इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिले, फायदा मिले।
और मैं जानता हूं, ये आप सब जानते हैं कि हम नई कार का इंश्योरेंस नई कार को ड्राइव करने से पहले ले लेते हैं, इस उम्मीद में कि हम सावधानी से कार चलाएंगे, हम बहुत केयरफुल रहेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कभी न कभी किसी और की वजह से अनएक्सपेक्टेडली कार का अगर एक्सीडेंट भी होता है तो हमें इंश्योरेंस का कवर मिलना चाहिए। इससे हमारी कार का भी सेफ्टी रहेगा और हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। आप शायद मेरी विचार से सहमत हैं। ठीक इसी तरीके से जो लोग ओबेज हैं, जिनका वेट ज्यादा है और जो डायबिटिक या तो आने वाले हैं या ओबेज रिस्क में ज्यादा चल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये डायबिटिक सर्जरी एक तरह से उनकी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस है। सो अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस के जैसे कार का पहले कराते हो, तो अगर आप ओबेज हो, डायबिटीज हो, तो आपको इस तरह से वन टाइम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करने का विचार करना चाहिए और आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं। मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन आता है, थोड़ा टाइम एक्सीड हो रहा है, मैं जल्दी फिनिश करूंगा, लेकिन ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग ओवरवेट हैं वो कैसे अपने वेट को कंट्रोल करें, जो लोग डायबिटीज हैं वो कैसे इसको कंट्रोल करें। उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाह रहा हूं कि हम वेट कैसे कम करें और डायबिटीज कंट्रोल कैसे करें, यानी लेटेस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे 10 मिनट्स में डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये मैं 7 पैरामीटर्स रखे हैं। फर्स्ट है ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छे खाना मीन्स ये कि हमारा खाना फ्राइड नहीं हो, स्पाइसी नहीं हो और ऑयली नहीं हो। पोर्शन मील्स मीन्स हमें खाने की मात्रा कम कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। हमारे डाइट में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। विटामिन डी और डायबिटीज में काफी क्लोज रिलेशन है, विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, यानी नेचुरली हमें मॉर्निंग में सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आप अच्छा है आप सनलाइट में भी जाएं, एक्सपोजर लें, या घर में रहते हैं तो बालकनी में बैठ के एक्सपोजर लें, विटामिन डी का लेवल रखें, और अगर कम रहता है तो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के उसको नॉर्मल रखें। प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड कैलोरी डेंस फूड होता है, उसमें भी वेट गेन ज्यादा होता है। और हमें शुगर की मात्रा और रिफाइंड शुगर कम से कम खानी चाहिए। व्हाइट शुगर इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, इज अ वेरी वेल प्रूवन थिंग। और हमें जो लोग पूछते हैं कि सर हमें मीठा में क्या मीठा खाएं, हम फ्रूट्स कैसे खाएं, ये बहुत ही कॉमन क्वेरी हमारे पास में आती है। और आज मैं आपको एक नई अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि जो लोग डायबिटीज हैं उनको कैसा मीठा खाना चाहिए, और इसके लिए नया टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें है कि जो हम कार्ब्स खाते हैं, जो हम शुगर वाले फूड आइटम खा रहे हैं, वो खाने के बाद हमारा 2 घंटे के अंदर ब्लड शुगर लेवल कितना ज्यादा जाता है, ये लेवल के साथ जाने का एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। यानी जो हमने शुगर का आइटम जो भी खाया वो खाने बाद विद इन 2 आवर्स के अंदर हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा जाता है। अगर ये लेवल ज्यादा जाता है वो फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। यानी जैसे ज्यादा हमने खाना खाया और खाते शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ा तो ज्यादा शुगर पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन करने के लिए पेनक्रियाज को प्रेशर करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम और इंसुलिन सिक्रेट करो, तो पेनक्रियाज पे ओवरलोड पड़ेगा। ये ठीक ऐसा ही है, एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। हम मूवी थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, वो जैसे ही गेट खुलता है अगर हम उसमें रश करेंगे, सब एक साथ एंटर करेंगे, तो शायद भगदड़ मचेगी, किसी को चोट भी लग सकती है। लेकिन अगर हम क्यू बना के लाइन में जाके बैठेंगे तो हम उस एंट्री को भी एंजॉय करेंगे। ठीक इस तरीके से हमें ऐसा शुगर वाला फूड लेना चाहिए जिसको लेने के 2 घंटे बाद हमारे ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। इसलिए इस इंडेक्स को कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप इस वर्ड को याद रखिएगा, आप इसको यूज करिएगा, और आप गूगल के थ्रू सर्च करके कई सारे फूड चार्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिस फूड का इंडेक्स मोर देन 70 है, ट्रैफिक लाइट की तरह याद रखिएगा 70 है, हमें वो कार्ब शुगर नहीं खाने चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच में है, ट्रैफिक सिग्नल की तरह खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। और जिनका जीआई इंडेक्स लेवल लेस देन 55 है, ग्रीन सिग्नल है, वो हमें लिबरली खाना चाहिए। तो यानी हमें कौन से कार्ब खाना चाहिए, उसके लिए आपको एक थोड़ा सा, आप चाहो तो स्लाइड का पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीन शेयर ले सकते हैं इसका, पर ये सेव रखिए अपने पास में। और ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप अपना फूड चूज कर सकते हैं, किस तरह का मीठी चीज हम खा सकते हैं ये। और ये नेक्स्ट स्लाइड बताइए जिसके हमें
हमारे पास 5 तरह के फूड होते हैं जिसकी वजह से हमें कार्ब्स मिलते हैं। एक ग्रेन्स होते हैं, स्टार्चेज होता है, दूसरा वेजिटेबल्स, तीसरा फूड खाते हैं हम, फोर्थ डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं और फिफ्थ प्रोटीन्स खाते हैं ये। अब इसका भी चार्ट में ब्रीफली बताया, सारे फूड आइटम मैंने नहीं लिए हैं, इसमें कुछ फूड आइटम हाईलाइट करने के लिए कि जिन जैसे ग्रेन्स की बात करें तो जो मैंने ब्रैकेट में रेड सर्कल आया है इसमें जिनका लेवल मोर देन 55 है वो स्टार्च हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे व्हाइट राइस, होल मीट, बेक्ड पोटैटो, ब्रेड, ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये शुगर होता है, कार्ब्स हैं ये भी, लेकिन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 55 है, कम करना चाहिए इनको ये। दूसरा हो वेजिटेबल्स में, फॉर्चुनेटली वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल ही से भी कम है, तो हमें वेजिटेबल्स का यूज लिबरली करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए और इसकी मात्रा खाने में ज्यादा होनी चाहिए। आम भाषा में कहते हैं लोग मजाक में, घास फूस खाने को मिल रहा है, पर ये घास फूस अपनी हेल्थ के लिए रामबाण दवा के जैसा है। तो जो लोग घर पे रहते हुए नेचुरल तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो नेचुरल तरीके से खाना खाने की हैबिट बनाएं। ऐसा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि घर बैठे नेचुरल कैसे डायबिटीज कंट्रोल करें, तो ये मैं टिप देना चाहता हूं कि आप घर पे वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा करें। फिर थर्ड ऑप्शन है फ्रूट्स के अंदर, हम गुजरात से बोल रहे हैं, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और यहाँ मैंगोज का बड़ा शौक है, सीजन आती है तो काफी पैकेट्स में मैंगोज आते हैं, 5 kg 10 kg पैकेट्स आते हैं। ये मैंगो सबकी फेवरेट फ्रूट है, लेकिन ये ध्यान रखो कि बनाना और मैंगो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ये येलो रेंज में आ रहा है, येलो ट्रैफिक लाइट की तरह, खा सकते हैं सीजन में पर ज्यादा नहीं खाना है। अब डायबिटीज लोगों का इसका यूज कम करना चाहिए, अगर मन है तो उसकी क्वांटिटी कम लेनी चाहिए। यस, एप्पल कहते हैं ना, ईट एप्पल्स अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, वो डॉक्टर से दूर रखेंगे एप्पल खाने से, लेकिन फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। ऑरेंज, ग्रेप्स, ये ज्यादा हेल्थियर फूड है। तो ये नेचुरल तरीका है कैसे आप घर पे डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं विद मेडिसिन ऑल्सो। ना फोर्थ कैटेगरी है डेयरी प्रोडक्ट्स का, आप मिल्क लीजिएगा, योगर्ट लीजिएगा, दही लीजिएगा, बट आइसक्रीम नहीं खाएं। आइसक्रीम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 61 है, जो ज्यादा कैटेगरी में आ रहा है, इसको अवॉइड करें आप ये। अब ऐसा ना सोचे कि शुगर का लेवल तो नॉर्मल चला, कभी तो टेस्ट कर लें। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होता है और अंदर की ब्लड वेसल्स को डैमेज होता रहता है। इसी तरह से प्रोटीन के अंदर काफी प्रोटीन्स का जे इंडेक्स नॉर्मल रेंज में है, बट कुछ का जैसे बीन्स हैं उनका ज्यादा होता है, तो उनका यूज कम करें, स्पेशली अगर आप डायबिटीज है। तो ये मैंने ब्रीफली आपको आइडिया दिया है कि नेचुरली घर के खाने से शुगर कंट्रोल कैसे ज्यादा अच्छे ढंग से रख सकते हैं। ये लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप मेडिसिन लेंगे तो आपको मेडिसिन का रिजल्ट भी इसमें अच्छा मिलेगा। साथ में जो रिस्क फैक्टर है उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। आप जिम जाएं, उसको एक्टिविटी मेंटेन करें, नहीं जा पा रहे हैं तो गार्डन में जाइए, गार्डन नहीं जा पा रहे हैं तो सोसाइटी में अपने राउंड लगाएगा और सेडेंटरी बिहेवियर कम करिएगा। जितना आप खुद का फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, मैं हर वेबिनार में बात कहता हूँ कि अपनी कार को थोड़ा दूर पार्क करिएगा, 3-4 स्टेयर्स को यूज करिएगा। ये वॉकिंग, पास में सामान लेने जाना है 1 किलोमीटर तक, डोंट यूज एनी व्हीकल, आप पैदल जाइएगा। धीरे धीरे एक नेचर में अपन डेवलप करेंगे तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। अभी काफी सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिसमें सब लोग जानते हैं कि पर डे में 10,000 स्टेप्स यूज करना चाहिए। आई थिंक देयर इज गुड अवेयरनेस, पीपल आर अवेयर ऑफ इट एंड वी शुड फॉलो। और ये इन छोटे छोटे स्टेप्स से हम इसको टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो वेट जिनका ज्यादा है उनको वेट कम करने का भी एक टारगेट अपने मन में रखना चाहिए। जो मैंने लाइफस्टाइल बातें बताई हैं, ये सब बातें आपका वेट कम करने में भी आपकी हेल्प करेंगी। अगला है पॉइंट डीएनए डाइट। ये डीएनए डाइट एक नया कंसेप्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो डाइट यूज करने के बाद भी, कन्वेंशनल डाइट यूज करने के बाद भी अपना वेट कम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम उनको एक काउंसलिंग करते हैं, उनका इस पर सलाइवा से टेस्ट कराते हैं और इस बात की जानकारी लेते हैं कि कौन सा फूड उनके लिए अनहेल्दी है। उस फूड को अवॉइड करने से उनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आएगा, उनका वेट भी कम हो जाएगा। ये नई कंसेप्ट है बट बहुत इफेक्टिव है। अगला पॉइंट आता है हाइड्रेशन का। हम सब जानते हैं कि पानी जीवन है, हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन हम अब पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक को, सॉफ्ट ड्रिंक को प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं। कहीं जाते हैं पानी कम, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पियेंगे, उसमें शुगर ज्यादा होता है।
वो शुगर धीरे धीरे लेवल बढ़ के अपने को डैमेज करता है। उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनसे भी वो डैमेज हो सकता है। तो हमें बेवरेज के बजाय प्लेन वाटर को अपना बेस हमेशा बना के रखना चाहिए, वही पीना चाहिए। और साथ में एक नया कंसेप्ट आ रहा है और बहुत इफेक्टिव है, दैट इज एल्कलाइन वाटर। सो एल्कलाइन वाटर ये ऐसा वाटर है जो अपने शरीर के पीएच को न्यूट्रल से एल्कलाइन की तरफ रखता है, और अपने शरीर की सेल्स जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तभी काम करते हैं जब सेल्स का लोकल एनवायरनमेंट न्यूट्रल हो या एल्कलाइन हो। अगर वो एसिडिक में ज्यादा जाएगा तो उस सेल के फंक्शन ढंग से नहीं होंगे, तो ऑर्गन का डैमेज होने लग जाता है ये। तो अगर हम ऐसा वाटर पिए जो अपने शरीर के सेल्स के ऑर्गन्स का पीएच न्यूट्रल और एल्कलाइन रखेगा, वो हमें काफी बेनिफिट करता है, वेरी प्रूवन है। और इसका फायदा डायबिटीज लोगों में देखने को मिला है। जो लोग डायबिटीज हैं, जिनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है या कम होता है, उनमें भी सेल्स की रिकवरी में इसका योगदान है। ये काफी नया है और काफी एम्पावरिंग चीज है कि हम अच्छा पानी पी के टाइप 1 पेशेंट में जब सेल का डैमेज हो रहा है, जो भी सेल रिमेनिंग है उनकी रिकवरी अच्छी करके वो सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये बीटा सेल की डेथ को भी रोकता है। आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद जरूर होगा, मैंने बताया बीटा सेल क्या होती है। बीटा सेल्स पेनक्रियाज का एक हिस्सा है जहां वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो पेनक्रियाज की बीटा सेल को डेथ होने से भी रोकता है, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है ये एल्कलाइन वाटर। तो अच्छी बात है, अगर बीटा सेल लंबे समय तक काम करेगी तो लंबे समय तक इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, तो शुगर का लेवल अच्छे से कंट्रोल में होगा। और ये एल्कलाइन वाटर इंसुलिन को के रिसेप्टर्स होते हैं, मसल्स में भी होता है, फैट में भी होते हैं। उन मसल्स के रिसेप्टर्स को और फैट के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो जब रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, इस वजह से शुगर का लेवल भी अच्छे से कंट्रोल में आएगा। तो इस तरीके से डायबिटीज में काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। तो ये एल्कलाइन वाटर क्या है? ये बेसिकली या तो नेचुरल वाटर के रूप में भी आता है, ये बहुत ही प्योर वाटर जो होता है, वो प्योर वाटर जो नेचर से मिलता है, दैट इज रियूज्ड वाटर होता है। या हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली पावर से, इलेक्ट्रोकेमिकली पावर से इसको रियूज्ड वाटर बनाया जाता है, और ये कॉमर्शियल लेवल पे करा जाता है। और काफी लंबे सालों की स्टडी के बाद इसकी एफिकेसी अच्छी प्रूव हुई है, यूजफुल है ये। और इस रिड्यूस्ड वाटर के अंदर हाइड्रोजन के डिफरेंट आयंस होते हैं, इसमें मिनरल नैनो पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। उस वजह से अपने सेल्स का, ऑर्गन्स का पीएच न्यूट्रल से एल्कलाइन मेंटेन रहता है, जिससे इन सब डायबिटीज में अपने फायदा मिलता है ये। और माय लास्ट सजेशन ये है कि हमें अपने बॉडी के पैरामीटर्स को मेजर करना चाहिए और उनको मॉनिटर करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो आप अपने ऐप स्टोर में अभी जाइए, आप अपना ऐप स्टोर खोलिए और उसमें ओबेसिटी कैलकुलेटर टाइप करिएगा और इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। मैं जस्ट यहाँ 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप जो लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं वो अपने एंड्रॉयड फोन के ऐप स्टोर में जाएं, ओबेसिटी कैलकुलेटर टाइप करें और उसको डाउनलोड करें। अब बाकी प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप बाद में कर सकते हैं। बस आपको रिमाइंड रहे कि आपको ऐप स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का फायदा ये है कि ये हमारे ओबेसिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स को सबको मेजर करता है, जिसमें बॉडी मास इंडेक्स हो, चाहे वो एडल्ट का हो चाहे वो चिल्ड्रंस का हो, अपना वेस्ट लाइन का मेजरमेंट हो, अपने शरीर में फैट कितना ज्यादा है उसका मेजरमेंट हो। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा वेट कितना है तो हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए। मैं एक हम जैसे अपने हमें पता है कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ा एक क्राइटेरिया फाइनेंस के लिए, तो हेल्थ के लिए अपने हार्ट के बारे में पता है, आपको ब्लड शुगर की जानकारी है, उसी सीक्वेंस में कहूंगा कि आपको अपनी बीएमआई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा बॉडी मास इतना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी मास है, और मेरा इतना बीएमआई ज्यादा आ रहा है। उस बीएमआई के आधार पर हम ये बताते हैं कि आपके वेट के हिसाब से आपका कैलोरी इनटेक इतना होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कैलोरी नीड कितना है, यानी मैं कितना कैलोरी खाना मुझे खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे अगला स्टेप आता है कि मुझे फूड में कैलोरी कितना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप घबराओ मत, आपको हर चीज का आइटम याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी ही ऐसा एक एप्लीकेशन आपको देने वाले हैं जिसमें फूड में कितना कैलोरी है सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं जो फूड खा रहा हूँ उसका कैलोरी वैल्यू कितना है, ताकि मैं ओवर ईट तो नहीं कर लूँ, मेरा कैलोरी वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और फिर मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए। ये सब बातें इस ओबेसिटी कैलकुलेटर में मेंशन करी हुई है। तो ये आपके मोबाइल में होना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी चाहिए ताकि आपके सारे ओबेसिटी रिलेटेड मेजर आपके होंगे। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है अपना वेट कम करने के लिए, अपने डायबिटीज को घर रहते हुए कंट्रोल करने के लिए। फिर जैसे मैंने डिस्कस किया कि ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप डायबिटीज हैं, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, हर 3 महीने से आपको जांच करवाते रहना चाहिए डॉक्टर के सुपरविजन में, रिपोर्ट डिस्कस करें और ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करें। और हम जब फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड पे हमेशा एक पीछे टेक लगा होता है, फूड का टेक लगा होता है कि इस फूड में कितने ग्राम में कितनी कैलोरी है, वो हमें पढ़ने का हैबिट बनाना चाहिए। जिस तरह से हम प्रोडक्ट की एमआरपी देख के ही परचेज करते हैं, शॉपकीपर ज्यादा रेट तो नहीं ले रहा है, वो प्रोडक्ट एक्सपायरी में तो नहीं चला गया है, इस तरह से हमें उस फूड की कैलोरी वैल्यू का भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम शुरू किया है कि फूड का एक्सपायरी भी लिखा है साथ में, तो इसी तरह से उसके हमें कैलोरी वैल्यू रीड करना चाहिए और कैलोरी खाने से कितना हमें ज्यादा मिलेगा वो हमें कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करने की हैबिट डालनी चाहिए। ये हैबिट आपको ओवर ईटिंग करने से बचाएगी। ये वही तरीके हैं कि घर बैठे कैसे वजन कम करें, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप अपने आप के इंटेक को मॉनिटर करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि लास्ट स्लाइड में कि ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों लिंक्ड हैं। जब ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो डायबिटीज का क्योर होने की पूरी संभावनाएं हैं, और अगर डायबिटीज है तो आपको हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन को यूज करना चाहिए। ये दोनों मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हमेशा फर्स्ट चॉइस है, और डॉक्टर के सुपरविजन में इसका रेगुलर आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। अगर जब शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहता है तो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन की तरह सर्जरी का ऑप्शन है जिसमें विचार करना चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और ये सर्जरी जैसे मैंने आपको बताया सेफ है, इफेक्टिव है और ये कॉस्ट सेविंग है। और जहां तक प्रिवेंशन की बात है, हम हेल्दी कैसे रहें, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी 7 पॉइंट डिस्कस करे हैं, आप उनको मन से रिलीजियसली इनको फॉलो करना चाहिए। आप एक एक स्टेप भी अगर आप ऐड करते हो हर वीक में तो भी आपकी हैबिट धीरे धीरे ऐड हो जाएगी और आप उसको एंजॉय करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये कहूंगा कि अपने पैरामीटर्स को मेजर करें, चाहे वो बीएमआई हो, शुगर का लेवल हो, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन हो, और उनको मॉनिटर करें। ये दो करने से आप सेल्फ कंट्रोल की तरफ बढ़ेंगे, और सेल्फ कंट्रोल बढ़ेंगे तो आपका वेट ही नहीं आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में आएगा। इसी के साथ मैं आज का सेमिनार फिनिश होता कर रहा हूँ। आज का सेमिनार थोड़ा लंबा चला, टॉपिक काफी लोगों की जानकारी का था, और आज के वेबिनार संबंधी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, ऑडियंस भी क्वेश्चन पूछना चाह रही है, और मैं अभी सुधा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे क्वेश्चंस लें और हम डिस्कशन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला हमारी सीरीज अगले 3 महीने के लिए फिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमने ओबेसिटी लिवर डिजीज पे रखा है, आप जरूर उसके लिए रजिस्टर करें, लोगों को जानकारी शेयर करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं मेरे पास जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में आए हैं, और जो ऑडियंस सुन रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो मुझे भी फीडबैक मिला है, रिक्वेस्ट आई है कि हम अगला सेशन उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी करें। तो आपका एक एक क्वेश्चन का जवाब देना हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, आपका डाउट करना हम जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए हम अगला सेशन भी कर सकते हैं। तो इस वेबिनार पे कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज ओबेसिटी डॉक्टर पे संपर्क में रहें, यूट्यूब चैनल पे। हेलो, अच्छा मैं कर बोल दो, मैं कर रहा हूँ। तो आज वो लोग कर लें। आज का सेमिनार बहुत ही बढ़िया था। मैं समझती हूँ कि आम पब्लिक के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो सरल सीधी भाषा में आपने शायद एक भी पॉइंट ऐसी नहीं छोड़ी कि उनकी कोई क्वेरीज हो। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है डॉक्टर साहब आपका कि ये कभी भी फिर से एक बार सेशन लीजिए। आज की सेमिनार में लोगों की तादाद भी अच्छी है, संख्या भी अच्छी है, और लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से ये सेशन को सुना भी है। तो जब भी हमारा होगा तो हम इसको अगेन एक बार दोहराएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहा बीच में, इस वजह से कई लोग लंबा होने की वजह से लेफ्ट हो गए हैं, शायद उनके क्वेश्चन भी हों। तो
अब मैं चाहूंगी कि जो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेस करें, तो हम एक एक को अनम्यूट करके और लाइव क्वेश्चंस पहले लेंगे। ठीक है, श्री चंद्र जी रात को हम अनम्यूट करेंगे। श्री चंद्र जी रात। डॉक्टर साहब अनम्यूट करने को बताइए श्री चंद्र जी। कर दिया, हमने अलाउ कर दिया, उनको खुद को अनम्यूट होना है। अच्छा ठीक है, तब तक मैं निहारिका जी वो भी लेफ्ट हो गए लगता है। डाइटिशियन आशिया कुरैशी जी ने हैंड रेस किया है। अनम्यूट कीजिए। हेलो। कर दिया सबको कर दिया। यस। Hello. जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, my question from sir. It is possible if any people control their dietary pattern, so there is a chances to skip medicines. Ma'am, please repeat your question. Actually, most of the patient do dietary changes in their lifestyles, so there is a chances to skip the diabetic medicines. Yes, if they do very proper lifestyle modifications, Okay. then it is very effective. Yes, it sir. is possible, and it is always a first line of treatment. Every Yes, sir. doctor tell them to follow lifestyle modifications. Yes, If sir. they do religiously, they do very properly, there are very strong chances that they can reduce the weight, they can reduce the diabetic medication, because once weight is reduced, they no need to keep the diabetic medicine on. And Yes, the sir. criteria is we should reduce at least 10% their index weight. अगर किसी का वेट 80 kg है तो उनको कम से कम 8 kg वेट कम करना है। अगर 8 kg से ज्यादा वेट कम होगा तो हमें डायबिटिक कंट्रोल का रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर वो 2, 3, 4 किलो भी कम करते हैं तो इफेक्ट नहीं मिलेगा अपने को। Okay. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. नेक्स्ट हम किसको सर? यस। हेलो 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 हेलो, यस सर, श्री प्लीज चंद्र जी आपकी इंट्रोड्यूस आवाज आ रही है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. It's a very wonderful presentation. थैंक यू। Sir, my question is यस प्लीज कंटिन्यू। attacking in our body. Then how is the chances to how will cure that neurodiabetic, sir? Neuropathy diabetic. So diabetes is a cause of neuropathy. Yes, sir. Diabetes is a cause of neuropathy. I told you in my discussion also why we tell diabetes is a sweet poison, because it is slowly damage the blood vessels. I shown in the blood vessel, all the blood vessels of brain to that leg. It also slowly damages the nerves also. Nerve जो अपना पेन सेशन कैरी उनको भी डैमेज करती है. It also damages the nerve that supply the internal organs including heart, lung, liver, brain also. So because of uncontrolled diabetes, the nerve gets also get damaged and we label as diabetic neuropathy. And because of that, the function of are compromised. So respectively, whatever organ is affected, they get poor functioning of that organ. So we should keep our sugar also under control, because diabetic neuropathy के symptoms takes long time to come. So if you are not aggressive in the beginning of the diagnosis of diabetes, if we don't keep our controlled sugar in initial years, there are very likely chances down the 10 to 20 years, the person will develop diabetic neuropathy. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. यस, दलीप छतवाल जी को हम अनम्यूट करेंगे। We send request to them and he can know. Yes. Sir, good evening. Good evening, Dalip ji. Hello. Yes. Doctor, good evening. And very nice presentation I ever before seen in my life. Thank you for your compliment. My question to you is this. My question to you is, may I know the GI in the fish? Sir, definitely
we will share you the detailed chart about the commonly food they have the GI index also. At the same time, you also can do the Google the food you eat, and it is easily available. The charts are PDF is available, but we will help you to provide this information also. So it's a very good idea for you. Whichever food we eat, we should know what is GI index of that particular food. And like the table we try to learn in the childhood, keep the table in the hands, so we gradually learn and we can avoid these high GI index food. Okay. निहारिका जी आप पूछिए लखनऊ से। सुनील भटनागर जी आप प्रश्न करिए। Good evening. Yeah. Good Good evening, evening. Niharika ji. I'm Niharika from Lucknow. आज का वेबिनार आपका बहुत अच्छा लगा। मुझे ये क्वेश्चन पुट अप करना है कि जैसे आई एम 22 years old और मेरे को डायबिटीज 18 years की एज में हुआ और आई एम यूजिंग द इंसुलिन। सो क्या विदाउट इंसुलिन वी कैन कंट्रोल द डायबिटीज? निहारिका जी, आपका डायबिटीज अर्ली एज में आया है, आपने डॉक्टर सर को दिखाया है, उन्होंने इंसुलिन शुरू किया है। इसका मीन्स ये है कि उनको ऐसा पता चल रहा है कि उनको आपको टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। आपके पेनक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए आपके शरीर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यानी ग्लूकोज का डाइजेशन सही ढंग से चलने के लिए आपको बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत है। तो आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, डायबिटीज आपको टाइप 1 होने की संभावना लग रही है, इसलिए उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको इंसुलिन दिया जा रहा है ये। और ये इंसुलिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए लाइफ सेविंग है। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप खुद अपनी से इस इंसुलिन का लेना बंद ना करें। काफी लोगों में ये मिथ है कि हमें इंसुलिन नहीं लेना है, शुरू करेंगे तो बंद नहीं होगा। बट अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ये आपके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन जरूरत से बहुत कम हो रहा है। और अगर इंसुलिन की जरूरत आपके शरीर में पूरी नहीं करी जाएगी तो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो एक मेडिकल इमरजेंसी का नाम बनाएगा, जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वो कोमा में अनकॉन्शियस की स्थिति बना देता है। उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए आपको इंसुलिन का लेना जरूरी है। तो आई सजेस्ट you follow your doctor's advice, don't stop by yourself, but on the same side you follow what we advised you, ये healthy lifestyle क्या क्या है, and then you discuss with your treating doctor also, क्योंकि हमने जो बातें बताई वो इन जनरल है, वो हर पेशेंट में पर्सन में एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है। इसलिए आपने ट्रीटिंग डॉक्टर डिस्कस करें, हमने जो बातें बताई कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा सूटेबल है और आप उसको सिंसियरली फॉलो करें। ठीक है निहारिका जी? Yes, thank you, sir. Thank you जी। सुनील जी भटनागर Yeah. Yes, Dr. Tang, good evening. Good evening, Sunil ji. How are you? I'm absolutely fine, sir, and a wonderful webinar, very informative. My question to you is, what are the long-term implications of having sugar-free on diabetic patients? Sir, sugar-free means you want to use the sugar-free products available in the market? Yes, yes. What is the sugar-free available in the market, which diabetics, lot of diabetics like I have in my family also, they are using it on a permanent basis, morning and evening. So I would say in very simple word, they should not be used for long term. Ultimately, they are some sort of preservative or some sort of chemical. So we should not use them long term, maybe years or down the line. It's definitely going to damage our health. But they are good as a bridge therapy. फॉर डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर कम करना है, छोड़ना है, उनको छोड़ने में हेल्प करने के, दे आर गुड वर्क एज ए ब्रीजिंग थेरेपी। अच्छा, उनका यूज करके मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि मुझे शुगर कम ही खानी है, फिर बोले मुझे शुगर नहीं खानी है, मुझे बिना शुगर के खाना अच्छा लग रहा है। सो ड्यूरिंग दैट माइंड बैकअप। हाँ, उनका प्रॉब्लम क्या है ना, उनको शुगर नहीं खानी है पर उनको मीठा जरूर चाहिए, इसलिए वो शुगर भी छोड़ते नहीं है। तो सर सुनील जी, उनका माइंडसेट ही चेंज करना है। अच्छा, ठीक है। टिल देन वी कैन यूज इट, बट माइंड इट इज नॉट एज सेफ इन लॉन्ग टर्म। ओके,
So I'll take your advice and start working on my mother-in-law and my brother. Okay, thank you जी. Thank you very much. Rachna ji Gupta, please. You can unmute yourself, Rachna ji. रचना जी आप हैं? नहीं तो हम अब लेते हैं आयशा खान को। आयशा खान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग जी सर, बहुत अच्छा सेमिनार रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा धन्यवाद सर, आपको भी आपने अटेंड किया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, वाइफ मेरी ओबेस है ना, तो ये जो इसकी कॉस्ट क्या आ सकती है सर? सर कॉस्ट इसका मैंने आपको हिंट दिया था कि इसका कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल है, कम है। पहला चीज जो बेनिफिट है उसके साथ कॉस्ट काफी कम है। ये हेलो, करिए अपने को। हेलो, हाँ सर। यस सर। मैं सर आपको व्हाट्सएप करूंगा ना, व्हाट्सएप पे। यस सर, आप जो भी क्वेरी व्हाट्सएप डिस्कस करें, हम आपकी सारी क्वेरी का जवाब देंगे सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने पूरा अटेंड किया। थैंक यू सर। हेलो, हेलो, आपको कुछ पूछना है और? Sir, I think so. Live questions are over, and our time is also over. I think we should close it. Yes, we should close it. Yes. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।